आज के इस विनेगर का लेक्चर 2 में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे विनेगर तैयार करते हैं ये देखेंगे। लेकिन हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था कि विनेगर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बैक्टीरिया यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, डिफरेंट रोल ऑफ बैक्टीरिया, इथेनॉल और एसिटिक एसिड में रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, यूजेज ऑफ विनेगर देखे थे, वेरियस टाइप ऑफ मेजर विनेगर देखे थे। तो में हम लोग डिस्कस करने वाले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेथड से विनेगर को तैयार किया जाता है। सबसे पहला है ऑर्लियंस मेथड, जिसको स्लो मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है ट्रिकलिंग मेथड, तीसरा है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है द ऑर्लियंस मेथड। इसको ये विनेगर तैयार करने का एक सबसे पुराना मेथड है। इसको लेट अलोन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जनरली ऑर्लियंस मेथड में होता क्या है कि एक वैट लेते हैं, यानी कि ओपन कंटेनर लेते हैं, उसमें अल्कोहल को डाल देते हैं और एटमॉस्फेयर में ऐसे ही बिना कवर किए छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में एसिटिक एसिड बैक्टीरिया का स्पोर्स अवेलेबल रहता है। तो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया का स्पोर्स जब अल्कोहल के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे एसिटिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो अल्कोहल को फर्मेंट करना शुरू कर देता है, और अल्कोहल जब फर्मेंट हो जाती है तो वो विनेगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये ऑर्लियंस मेथड जैसे जैसे समय बीतता गया, इसमें मॉडिफिकेशन होता गया। तो पहले जो कंटेनर वैट को यूज करते थे, उसके जगह पे कास्क, जो आपको ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कास्क, इस तरीके से कास्क लेते थे, इसमें अल्कोहल डाल देते थे। अल्कोहल डालने के बाद कल्चर के रूप में इसमें डाल दिया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो जाए। तो कल्चर के रूप में विनेगर को मिलाने से फर्मेंटेशन शुरू होगा, और जैसे जैसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि पीएच का वैल्यू घटेगा, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने पे पीएच का वैल्यू घट जाता है। और इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इसके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा कि जितने भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा और जो एसिडिक कंडीशन में वो सरवाइव नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जितने भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो किल हो जाते हैं। और एसिडिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो एक लेयर बना लेते हैं वाइन के ऊपर, और वाइन को कम से कम 5 वीक में अल्कोहल को फर्मेंट करके विनेगर में तैयार कर दिया जाता है ऑर्लियंस मेथड से। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी अदर्स मेथड विनेगर को तैयार करने का अदर्स मेथड डेवलप किए गए हैं, उसके कंपैरिजन में ये बहुत स्लो है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो विनेगर में यील्ड का अमाउंट होना चाहिए 75 से 85%, वो पूरा नहीं हो पाता। ऑर्लियंस मेथड का थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि कास्क में स्टार्टर कल्चर को यूज करते हैं, जिसे मदर ऑफ विनेगर भी कहा जाता है। अगर मदर ऑफ विनेगर पूरे कास्क में फैल जाते हैं तो क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रोसेस या जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो क्या होगा, खराब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं विनेगर प्रोडक्शन का क्विक मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले क्विक मेथड में ट्रिकलिंग जनरेटर आ जाता है, फ्रेज जनरेटर आ जाता है, या फिर सबमर्ज फर्मेंटेशन भी आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिकलिंग जनरेटर। इस मेथड में ट्रिकलिंग जनरेटर को हेल्प से विनेगर तैयार किया जाता है। इस ट्रिकलिंग जनरेटर को 1732 में डच बोरहम नाम का एक व्यक्ति ने बनाया था। इस ट्रिकलिंग जनरेटर के अंदर उन्होंने क्या किया था, विंस का जो ब्रांच है और ग्रेप्स का स्टेम है उसको यूज किया था पैकिंग के लिए। ये है ट्रिकलिंग जनरेटर। जब शुरू में बनाया गया था डच बोरहम के थ्रू, तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए थर्मामीटर वगैरह या फिर इनलेट फॉर एयर, ये सारी चीजें नहीं थी। उन्होंने क्या किया था कि एक चैम्बर बनाया, और यहाँ पे इस तरीके से विंस का स्टेम्स और ग्रेप्स का ब्रांच को यूज करके पैकिंग के लिए यूज किया था, यानी कि वुड सेविंग में उसको कहते हैं। और इस तरीके से सबस्ट्रेट को इनलेट करने के लिए ऊपर से एक होल दिया था, और नीचे से प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए एक टैप दिया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे परेशानियां आते गए हैं, लोग चेंजेज होते गए हैं, तो इसको मॉडिफिकेशन करते गए हैं। ठीक है,
जैसे अगर ट्रिकलिंग जनरेटर में होल नहीं हुआ करता था तो क्या होता था कि जनरेटर में ऑक्सीजन को कमी होती थी, या फिर रॉ मटेरियल या अल्कोहल के एसिड जैसे यहाँ से इनलेट करते हैं रॉ मटेरियल, तो इनलेट करने के बाद ये जो पूरे चेम्बर में फैल नहीं पाता था। तो लोगों ने क्या सोचा कि नीचे से हम यहाँ पे एक होल करते हैं और मैकेनिकल प्रोसेस से हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, एयर को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ऑक्सीजन भी सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट। और दूसरी बात क्या होगा कि जब मैकेनिकल फोर्स से हम लोग यहाँ पे एयर सप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो इनलेट हो रहा है ये क्या होगा कि पूरी तरीके से जो सबस्ट्रेट अल्कोहल है ये पूरे चैम्बर में फैल जाएगा, और जब पूरे चैम्बर में फैलेगा तो क्या होगा कि एसिटिक ये जो स्टेम्स वुड सेविंग है ये एसिटिक बैक्टीरिया कंटेन करते हैं, और जब इसके कांटेक्ट में अल्कोहल आएगा तो फर्मेंटेशन शुरू कर देगा, और फर्मेंटेशन जब शुरू हो जाएगा तो फर्मेंट करके विनेगर तैयार करेगा, और नीचे यहाँ पे एक चेम्बर होती है, चेम्बर से कलेक्ट कर लेंगे इस टैप के थ्रू। ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए होल बॉटम में होल किए। इसके बाद उन्होंने देखा कि जब अल्कोहल और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो उस समय एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है और वहां पे ड्राफ्ट कॉज करता है जिससे ऑक्सीजन भी प्राप्त होते हैं। इस मेथड से ट्रिकलिंग जनरेटर से करीब 100 साल तक विनेगर को तैयार करते रहे लोग। उसके बाद फिर बहुत बड़ा मेजर चेंजेस किया गया, यानी कि इसको बहुत मॉडिफाई 3 मेजर मॉडिफिकेशन किया गया, तो उसको नाम दिया गया फ्रिंज जनरेटर। ठीक है, फ्रिंज जनरेटर जो है वो ट्रिकलिंग जनरेटर को ही मॉडिफाई करके बनाया गया। इसमें 3 सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। सबसे पहला जो है वो क्या है कि फर्स्ट एरिएशन, सेकंड टेम्परेचर कंट्रोल एंड थर्ड सेमी कंटिन्यूअस ऑपरेशन। इस 3 मॉडिफिकेशन से क्या हुआ कि जो 1 हफ्ता में विनेगर तैयार होता था वो 1 दिन में तैयार होने लगा। इसे जर्मन मेथड भी कहते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं ये क्या है, फ्रिंज जनरेटर। फ्रिंज जनरेटर का चेम्बर क्या होता है, या तो साइप्रस वुड का बनाया होता है या फिर स्टेनलेस स्टील का चेम्बर हो सकता है। इस टैंक का 1/5 पार्ट जो है वो वुड सेविंग से भरा पड़ा होता है, और वुड सेविंग में एसिटिक एसिड बैक्टीरिया को लोड कर दिया जाता है। इसमें फीडर लाइन भी होता है। ठीक है, फीडर लाइन से क्या किया जाता है कि सबस्ट्रेट को फीडिंग किया जाता है। ओके, एंड इंस्पेक्शन ग्लास भी होती है जो साइड ग्लास भी कहा जाता है इसको, और इसकी कुछ खासियत नहीं है। स्टेनलेस स्टील की जगह ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया जाता है प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद ही अस्पार्जर आर्म इंस्पेक्शन क्लब भी लगाया होता है। अस्पार्जर एक डिवाइस लगा होता है फ्रिंज जनरेटर में जिससे एयर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अस्पार्जर आर्म इंस्पेक्शन प्लग इसलिए यूज किया जाता है कि हमें पता चल सके कि किस रेट से एयर फ्लो हो रहा है। डिटरमाइन ये होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में एयर सप्लाई हो रहा है या फिर एक्सेस अमाउंट में एयर सप्लाई हो रहा है। फिर एयर इनटेक यहाँ पे लगा रहता है, एयर इनटेक में फिल्टर भी लगा रहता है, और एयर जो सप्लाई किया जाता है उसके अच्छे तरीके से फिल्टर करके उसके बाद ही चैम्बर में प्रोवाइड किया जाता है, ताकि चैम्बर में जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं या फिर अल्कोहल वगैरह विनेगर वगैरह जो तैयार हो रहे हैं वो कंटेमिनेट ना हो गए, इसलिए फिल्टर भी लगाया जाता है। एयर इंटेकर क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, उसके बाद फिल्टर करता है और फिर चैम्बर में फिल्टर करके सप्लाई कर देता है। उसके बाद फिर कूलिंग कॉइल भी होता है। कूलिंग कॉइल का काम होता है कि कोल्ड वाटर सप्लाई करना, क्योंकि एक जो थर्मिक प्रोसेस होने के कारण जो हीट जनरेट होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर चैम्बर हीट भी डिमांड करता है तो इस कॉइल के थ्रू हीट भी दिया जाता है। ना 2-3 थर्मामीटर्स लगे रहते हैं। इधर आप जो देख रहे हो ये 2-3 थर्मामीटर लगे होते हैं। इसका काम होता है, ये तीन थर्मामीटर इसलिए यूज किया गया कि बॉटम में टेम्परेचर डिफरेंट होता है और टॉप में टेम्परेचर डिफरेंट होता है और मिडिल में टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण अलग अलग थर्मामीटर भी लगाया गया है।
इस थर्मामीटर की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कमांड दे सकते हैं या फिर मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मास फ्लो मीटर भी लगा रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मास फ्लो मीटर का रोल है कि एयर फ्लो का जो इस डिवाइस से एयर फ्लो का जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है जिससे फर्मेंटेशन का एनवायरनमेंट कंट्रोल किया जा सकता है। इस सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन पर्पस होता है फ्लूइड को हाई प्रेशर में ट्रांसफर करना। सेंट्रीफ्यूगल पंप के नीचे देखो तो यहाँ पे लगा है विनेगर फिल्टर। इस फिल्टरिंग प्रोसेस इस विनेगर फिल्टर से फिल्टरिंग प्रोसेस किया जाता है जिससे मदर ऑफ विनेगर सेडिमेंट्स वगैरह को रिमूव किया जा सके। टॉप में एग्जॉस्ट लगा होता है, जो भी एयर एग्जॉस्ट हो जाता है इस एग्जॉस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रिंज जनरेटर का स्ट्रक्चर और डिवाइसेस जो इसमें अटैच है इसके बारे में जानकारियां ले ली कि किसका क्या रोल है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका ये प्रोसेस कैसे चलता है। अब हम लोग प्रोसेस समझते हैं कि ये जो विनेगर जनरेटर होता है इसमें कैसे प्रोसेस करता है और किस तरीके से विनेगर तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में अल्कोहल ले लेंगे। उसके बाद बैक्टीरिया में एसिटोबैक्टर एसिटाई लेंगे और उसके बाद फिर विनेगर तैयार करने के लिए फीडर के थ्रू हम सबस्ट्रेट डालेंगे। यानी कि ये जो फीडर लाइन है यहाँ से हम लोग सबस्ट्रेट क्या डालेंगे, अल्कोहल डाल देंगे। जब सबस्ट्रेट फीड किया तो स्प्रेयर से क्या करेगा, वो पूरे चेम्बर में स्प्रे करेगा टॉप टू बॉटम। अब यहाँ से हम लोग सबस्ट्रेट इन किया तो यहाँ पे स्प्रेयर लगा रहा था। इस तरीके से स्प्रेयर से इस पूरे सेविंग में इस पूरे चेम्बर में फैल जाएगा और फैलने से क्या होगा कि यहाँ पे वुड सेविंग में एसिडो एसिड बैक्टर लोडेड होते हैं और जब अल्कोहल इसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि अल्कोहल को फर्मेंट करना शुरू कर देगा और अल्कोहल से 12 से 13% तक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा या विनेगर तैयार करेगा। उसके बाद बॉटम में ट्रे लगा रहता है। ट्रे में क्या होगा कि जितने भी विनेगर तैयार हुए वहां पे कलेक्ट हो जाएगा, उसमें एसिटिक एसिड विनेगर का सॉल्यूशन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, उस कलेक्शन चैम्बर से सैंपल कलेक्ट करके चेक भी करते हैं सही से विनेगर तैयार हुआ है या नहीं। अगर अच्छी तरीके से विनेगर तैयार हो जाता है तो फिल्टर करके विनेगर को कलेक्ट कर लिया जाता है, नहीं तो रिप्रोसेसिंग के लिए वापस से डाल दिया जाता है। जब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू होता है, जब अल्कोहल से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए बायोसिंथेसिस होता है, तो इस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पे एयर इनटेक लगा है ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। ओके, उसके बाद फ्रिंज जनरेटर का चेम्बर में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर टॉप की बात करें तो टेम्परेचर का मात्रा क्या होता है 29 डिग्री सेल्सियस और बॉटम में 35 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑक्सीजन सप्लाई करने का बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि बॉटम में टेम्परेचर हाई होने के कारण जब हम लोग एयर सप्लाई करते हैं तो वो जल्दी से ऊपर चला जाता है विदाउट फोर्स एंड ऊपर जाता है। तो टेम्परेचर लो होने के कारण एयर जो है कूल होता है और वापस से नीचे आता है। तो इस तरीके से साइकिल चलता है और जो एयर एग्जॉस्ट हो जाता है वो टाइल एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। इस फ्रिंज जनरेटर से अल्कोहल को 80 से 85% तक हम लोग 80 से 85% तक विनेगर में कन्वर्ट कर किया जा सकता है। हम लोगों ने चर्चा कर लिया ऑर्लियंस मेथड, ट्रिकलिंग जनरेटर मेथड से विनेगर तैयार करना सीख लिया था, उसमें फ्रिंज जनरेटर के बारे में भी चर्चा किया था। अब हम लोग सबमर्ज जनरेटर के बारे में चर्चा करते हैं। सबमर्ज्ड फर्मेंटर में भी एक बड़ा चैम्बर होता है जिसमें एजिटेशन सिस्टम लगा होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सबमर्ज जनरेटर है और हम फिगर के अनुसार समझते हैं। इसमें एक एजिटेशन सिस्टम लगा रहता है जो टैंक के ऊपर एक मोटर सेट रहता है जिसमें एक स्टेनलेस स्टील का शाफ्ट अटैच रहता है। उस शाफ्ट में होल्स भी रहते हैं और मूविंग ब्लेड भी लगा रहता है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं।
शाफ्ट में होल रहने का रीजन ये है कि जब फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है तो ऑक्सीजन का कमी होती है। तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए शाफ्ट के होल से टैंक में ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। कुछ समर्थ जनरेटर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एरिएटर लगे होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर सबमर्ज्ड जनरेटर में एरिएशन सिस्टम ना लगा होगा और उससे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया जाएगा तो वहां पे हाईली एसिडिक कंडीशन डेवलप होगा, जिसके कारण फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरिया अवेलेबल रहते हैं वो 30 सेकंड के अंदर डेड हो जाएंगे। ना मोटर के शाफ्ट में जो ब्लेड अटैच होते हैं, जो आपको ब्लैक कलर के यहाँ पे दिख रहा है, वो एजिटेशन का काम करता है। जब मोटर को ऑन किया जाता है तो शाफ्ट अटैच ब्लेड भी रोटेट करता है, यानी कि जब मोटर ऑन करेगा तो जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो उससे अटैच ये जो ब्लेड है, जाहिर सी बात है कि ये भी मूव करेगा। और इससे मूव करने से क्या होगा कि जितने भी सबस्ट्रेट यहाँ पे फीड किए गए हैं वो मिक्स होंगे, वो सेटल डाउन नहीं होंगे और एक जगह पे रुके नहीं रहेंगे। और इससे क्या होगा कि मीडिया को प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जा सकता है और यूनिफॉर्म फर्मेंटेड प्रोडक्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे थर्मल जैकेट भी लगा रहता है। आज भी नहीं होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एक जो थर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि जब यहाँ पे रिएक्शन होती है, फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है तो एक जो थर्मिक रिएक्शन शुरू होता है जिसके कारण ह्यूज अमाउंट में हीट डेवलप्ड होता है। करीब 30,000 कैलोरी हीट रिलीज होती है। उस हीट का कंट्रोल के लिए कूलिंग सिस्टम फिक्स्ड रहता है। इसके अलावा सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे सेंसर भी लगा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टम मॉनिटर। यहाँ पे प्रोब्स लगे रहते हैं, सेंसर्स प्रोब, जो इंडिकेट करता है। सपोज सेंसर इंडिकेट करता है कि चेंबर का जो टेम्परेचर है नॉर्मल कंडीशन से हाई है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगा रहता है और कूलिंग सिस्टम से यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन से कम पाया जाता है, कम इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल हीट सप्लाई किया जा सकता है। थर्मल जैकेट का मेन रोल ये है कि वो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उससे ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हीट एक्सचेंज करने से बचाता है। सबमर्ज जनरेटर जो होता है ये में भी कंटिन्यूअस हो सकता है या सेमी कंटिन्यूअस या फिर बैच टाइप हो सकता है। सबमर्ज जनरेटर से विनेगर तैयार किया जाता है, तो वहां पे क्या होगा, बैक्टीरिया का संख्या ज्यादा होने से विनेगर क्लॉडी यानी कि गंदा दिखता है और उसे साफ करने के लिए फिल्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिल्टर भी अटैच रहते हैं। अब सबमर्ज जनरेटर में एक सबमर्ज जनरेटर के टाइप होता है फ्रिंज एसिटेटर। यह एक सबमर्ज जनरेटर ही है। आजकल दुनिया भर में जितने भी विनेगर प्रोडक्शन होती है, ज्यादातर फ्रिंज एजिटेटर को प्रयोग करके विनेगर तैयार किया जाता है। इसमें भी स्टेनलेस स्टील का टैंक होता है और कूलिंग सिस्टम और हाई स्पीड एजिटेटर फिट रहता है। एयर सप्लाई सिस्टम भी अवेलेबल होता है, जो कि सबमर्ज जनरेटर के कॉमन फीचर में बता चुका हूं। उस टैंक में सबस्ट्रेट जैसे अल्कोहल डालने के बाद स्टार्टर कल्चर डाल दिया जाता है और एजिटेटर के थ्रू पूरे लिक्विड में मिक्स कर दिया जाता है। टैंक का टेम्परेचर करीब 30 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहता है। यदि एजिटेशन से अगर फोम यानी कि झाग जनरेट होता है तो उसमें ऑटोमेटिक फोम ब्रेकर लगा रहता है, जिससे झाग को खत्म कर दिया जाता है, फोम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फ्रिंज एसिटेटर को बैच वाइज ऑपरेट किया जाता है। एक साइकिल में 12% का विनेगर तैयार करने में करीब 35 घंटे लगते हैं। इस फ्रिंज एसिटेटर में कोई भी कंप्रेस्ड एयर की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग फ्रिंज एसिटेटर
अब हम लोग फ्रिंज एसिटेटर और ट्रिकलिंग जनरेटर में कंपेयर करेंगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सबमर्ज जनरेटर या फिर फ्रिंज एसिटेटर का क्या एडवांटेज है, ये हम जान लेते हैं। ट्रिकलिंग जनरेटर से कंपेयर करें तो सबमर्ज जनरेटर जैसे फ्रिंज एसिटेटर जो है, इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी को कंपेयर करें तो काफी ज्यादा यूनिफॉर्म होता है। फ्रिंज जनरेटर बहुत कम स्पेस लेता है। अगर फ्रिंज एस्टेटर काफी सस्ता भी होता है और आसानी से ऑपरेट भी किया जा सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ विनेगर तैयार किया जा सकता है फ्रिंज एस्टेटर से। इसमें कंटिन्यूअस एज वेल एज ऑटोमेटिक प्रोसेस आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट ऑफ विनेगर प्रोडक्शन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट ऑफ विनेगर प्रोडक्शन। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि जिस फल या प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के यूज करके हमें विनेगर तैयार करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर, जैसे मान के चलो अगर सबस्ट्रेट का सिलेक्शन की बात करें तो एप्पल का जूस का हम लोग विनेगर तैयार करना चाहते हैं तो एप्पल का वैरायटी को सिलेक्ट करेंगे, उसका जूस को कलेक्ट करेंगे, जूस में अवेलेबल शुगर को मेजर करेंगे और मेजर अगर कम या ज्यादा है तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद देन आफ्टर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कराएंगे। देन आफ्टर जब फर्मेंटेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं तो ओक बैरल में 6 महीने तक रख कर छोड़ देते हैं एजिंग करने के लिए। ठीक है, एजिंग का ड्यूरेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो क्लैरिफाई किया जाता है, यानी कि फिल्टर के द्वारा क्लीनिंग किया जाता है। क्योंकि जब फर्मेंट होने के बाद विनेगर तैयार होता है तो बैक्टीरिया का संख्या अधिक होने से क्लॉडी दिखता है या फिर गंदा दिखता है, उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू क्लैरिफाई किया जाता है। देन आफ्टर जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो विनेगर को कलरिंग करना होता है। तो अगर विनेगर को हमें कलर करना होगा तो कलरिंग प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। और कलरिंग प्रोसेस में सिर्फ हम लोग कैरामेल की यूज कर सकते हैं, कैरामेल के अलावा कोई भी अदर कलरिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते हैं। कलरिफिकेशन और कलरिंग के बाद विनेगर को पास्चुराइज किया जाता है 60 से 65 डिग्री सेल्सियस पर करीब 30 मिनट के लिए। ठीक है, देन आफ्टर कंसंट्रेट किया जाता है विनेगर को। कंसंट्रेट करने के लिए फ्रीजिंग मेथड को अप्लाई किया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कंसंट्रेट करने के लिए फ्रीजिंग मेथड अप्लाई करते हैं और फ्रीजिंग करने के बाद वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। उसे निकालने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसके कारण आइस बाहर निकल जाता है और विनेगर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फाइनल स्टेप में कंसंट्रेशन करने के बाद हमें बॉटल फिलिंग कर दी जाती है। फ्लो चार्ट में हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ फ्रूट, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, एडजस्टमेंट, शुगर, फर्मेंटेशन, एजिंग, क्लैरिफिकेशन, कलरिंग, पास्चुराइजेशन, कंसंट्रेशन और विनेगर फिलिंग के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब कुछ मेरिट और डिमेरिट्स का चर्चा करते हैं। एजिंग के मेरिट ये है कि एजिंग करने से फ्लेवर इंप्रूव होता है, लेकिन डिमेरिट ये भी है कि एजिंग करते समय इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर विनेगर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। और कलरिंग में सिर्फ हम लोग कैरामेल की यूज कर सकते हैं, कैरामेल के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कलरिंग के मेरिट या डिमेरिट की बात करें तो क्लैरिफिकेशन में फिल्टर के हेल्प से क्लैरिफाई किया जाता है। फिल्ट्रेशन के समय डायएटोमियस अर्थ का प्रयोग किया जाता है। डायएटोमियस अर्थ यह एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो सॉफ्ट होता है और नेचर में सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक के रूप में पाया जाता है। इसका कलर व्हाइट होता है। फिल्ट्रेशन के यूज करने के लिए पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है इस डायएटोमियस अर्थ को। इसका साइज लेस देन 3 माइक्रोन होता है या फिर ग्रेटर देन 1 mm होते हैं। डायएटोमियस अर्थ जो है वो हेल्प करते हैं प्यूरिफाई करने में। जो भी अनवांटेड मटेरियल रहता है लिक्विड में या डिजायरेबल लिक्विड के अंदर, उसे रिमूव कर देता है।
अब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ विनेगर का मेरिट और डिमेरिट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन बाय फ्रीजिंग एंड क्लैरिफाइंग से 20% वेट बाय वॉल्यूम तक हम विनेगर को कंसंट्रेट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि कंसंट्रेट करने के से दूसरा मेरिट यह है कि कंसंट्रेट करने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटता है। और थर्ड यह है कि विनेगर का प्रॉपर्टी में लॉस होने से बचाता है। अब हम लोग थोड़ा सा ब्रेड विनेगर और सिंथेटिक विनेगर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्रेड विनेगर जो होता है वो नेचुरली फर्मेंटेड विनेगर होता है जो खासकर प्लांट सोर्स मटेरियल से एथेनॉल ऑब्टेन करते हैं और फिर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कराकर विनेगर तैयार किया जाता है। जैसे फ्रूट्स माल्ट खासकर पिसा हुआ अनाज जैसे जौ दलहन वगैरह के यूज करके या फिर मोलासेस जैगरी शुगर केन जूस एक्स्ट्रा इन सारे को यूज करके विनेगर तैयार किया जाता है। ब्रेव्ड विनेगर मे बी विथ और विदाउट कैरामल और स्पाइसेस, यानी कि ब्रेव्ड विनेगर होता है इसमें हो सकता है कि कैरामल मिलाया जाए तो कैरामल एज पर रेगुलेशन अलाउड है या फिर स्पाइसेस भी हो सकते हैं। इस विनेगर में फूड एडिटिव का मिश्रण अपेंडिक्स ए के अनुसार ही होनी चाहिए। जब विनेगर तैयार किया जाता है तो वो अपेंडिक्स बी के अनुसार माइक्रोबायोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। ब्रेड विनेगर का एसिडिटी 3.75% मास बाय वॉल्यूम से अधिक होनी चाहिए और टोटल सॉलिड जो होनी चाहिए 1.5 से 1.5 होनी चाहिए और एस कंटेंट एटलीस्ट 0.18% होनी चाहिए। ब्रेड विनेगर में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी तरह का मिनरल एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। कलरिंग के लिए सिर्फ कैरामल का यूज करना अलाउड होती है। फिलिंग करते समय कंटेनर शैल बी फिल्ड विथ प्रोडक्ट ग्रेटर देन 90% ऑफ द नेट वेट ऑफ द कंटेनर। नाउ हम लोगों ने ब्रेड विनेगर के बारे में जान लिया। अब सिंथेटिक विनेगर के बारे में जानते हैं। सिंथेटिक विनेगर जो है ये आर्टिफिशियल विनेगर होता है जो सिंथेटिक एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डाइल्यूट करके बनाया जाता है। सिंथेटिक विनेगर का डाइल्यूशन लीगल स्टैंडर्ड के अनुसार 4% तक ही होनी चाहिए। सिंथेटिक विनेगर का कंटेनर पर साफ साफ मेंशन होनी चाहिए, यानी कि लेबलिंग के दौरान उसमें मेंशन होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है सिंथेटिक विनेगर है। कलरिंग के लिए कैरामल अलाउड है। सिंथेटिक विनेगर का एसिडिटी 3.75 से कम होनी चाहिए, लेकिन ब्रेव्ड विनेगर में हम लोगों ने क्या देखा था कि 3.75 से अधिक होनी चाहिए। और सिंथेटिक विनेगर में किसी भी प्रकार का मिनरल एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है कि किसी भी प्रकार के मिनरल एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होनी चाहिए, ये ब्रेव्ड विनेगर और सिंथेटिक विनेगर दोनों के लिए अप्लाई होती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होती है। धैर्य से हमारे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।